गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सेकेंड पीरियड एनोमेली को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही क्विक प्रिपरेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा और बहुत कुछ कंसेप्ट दिमाग में डेवलप हो जाएगा, एक कंसेप्ट बन जाएगा, जिसके बेसिस पर आप बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस का जवाब लिख सकेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकेंगे। तो उसी कड़ी में आज सेकेंड पीरियड एनोमेली, कल भी मैं पिछले लेक्चर में आप देखेंगे कि सेकेंड पीरियड एनोमेली शुरू किया गया था और वहाँ बताया गया आपको कि सेकेंड पीरियड एनोमेली है क्या और सेकेंड पीरियड एनोमेली का में क्या क्या बातें हो सकती हैं। कुछ एनोमेलस बिहेवियर के बारे में चर्चा भी की गई थी। उस वीडियो के लास्ट में कुछ फ़ोटो भी शेयर किए गए थे, जिसमें ये लिस्ट है सारे के सारे एनोमेलस बिहेवियर के लिस्ट है, 20, 25, 30 जो एनोमेलस बिहेवियर होते हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है उन्हीं बिहेवियर में से घुमा फिरा कर बार बार रिपीटेशन करके या थोड़ा सा फेरबदल करके पूछा जाता है। तो कल के प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है कि सेकेंड पीरियड एनोमेली है क्या। एक बार फिर से रिवीजन कर बता दूंगा, आपको याद दिला दूंगा। और उसमें एक बात और भी बता दिया था कि बॉन्डिंग कैसे होती है। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है दो मॉलिक्यूल्स के, दो एटम्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स है, 4 एटम्स, उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उनके बॉन्डिंग का एक ब्रीफ नॉलेज आपको दिया था, जिसमें कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग के कंडीशंस क्या है, ओवरलैपिंग कितने तरह के होते हैं, ओवरलैपिंग के होने से क्या होगा, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। जितने की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी उतनी बात हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड पीरियड एनोमेली में ये कहना था कि किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर, मोस्ट ऑफ द ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो सेकेंड पीरियड का मेंबर है। तो उस पहले मेंबर की जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होती है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है, ये बात कहा था। और इसी को सेकेंड पीरियड एनोमेली भी कहा था कि सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं, जबकि कंसेप्ट ये है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ने का कंसेप्ट ये है कि एक ग्रुप से बिलोंग करने वाले सारे के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होनी चाहिए, और होती भी है। यही बेसिस है क्लासिफिकेशन का कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा जाना चाहिए। तो एक ग्रुप 1 अगर है तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। तो सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में रखना है। लेकिन यहाँ जो पहला मेंबर है हर एक ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, इसी को सेकेंड पीरियड एनोमेली कहते हैं। और ये सेकेंड पीरियड एनोमेली, ये एनोमेलस बिहेवियर क्यों है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने बता दिया था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एओज, ओवरलैपिंग ऑफ एओज। ये बात हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ओवरलैपिंग क्या है, कैसे पता चला ओवरलैपिंग के बारे में, और ओवरलैपिंग कितने तरह का होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका रीजन पढ़ने वाले हैं, सेकेंड पीरियड एनोमेली का रीजन। इसमें पहला है स्मॉलेस्ट या स्मॉलर साइज, कहिए ना, स्मॉलर साइज। जितने भी मेंबर्स हैं सेकेंड पीरियड के, वो अपने ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं, अपने ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं। जैसा कि एटॉमिक साइज में शुरू के लेक्चर में भी ये डिस्कस किया गया है कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में तो साइज बड़ा होता है। इसका मतलब जो पहला मेंबर है उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है
मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं आर द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, अपने ग्रुप के पहले मेंबर है, वो पहले मेंबर है। बेरिलियम को, लिथियम को छोड़ दीजिए, लिथियम भी एक तरह से समझिए पहला ही मेंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई पोजीशन है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में। जैसे अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, बात करते हैं बोरॉन की, बात करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने ग्रुप के पहले मेंबर्स हैं। और यही कारण है, हेंस दे आर smallest amongst all group members, बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में वे सबसे छोटे हैं। ठीक है, सबसे छोटे हैं, पहला कारण ये है। तो छोटा होने से क्या क्या हो सकता है ये समझना है हमें। ये जो पहला कारण है उसके कंसिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस। स्मॉलर साइज होने से जब एक बड़ा कोई आइटम है, तो देखिए इसमें अगर हम पैकिंग करते हैं बड़े साइज के आइटम में, तो पैकिंग में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा बच जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा बच जाता है। ये स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और वहीं अगर कोई आइटम छोटा है तो छोटे आइटम में जो पैकिंग होती है वो बड़ी क्लोज पैकिंग होती है, और क्लोज पैकिंग होने से वो हार्ड होगा, टफ होगा। ये क्लोज पैकिंग हो गई। तो क्लोज पैकिंग के कारण जो पहला मेंबर है वो हार्ड होगा, टफ होगा, और यही कारण है कि लिथियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के मुकाबले हार्डर है, बड़ा ही डेंसर है। और लिथियम के बारे में बताया था कि लिथियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, जबकि सोडियम को हम बड़े आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और पोटेशियम को भी काट सकते हैं। तो ये एक ये बात हुई कि इसकी पैकिंग बड़ी क्लोज हो जाती है। दूसरा कि अगर छोटा साइज है तो जो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ये छोटा होगा। सिंगल बॉन्ड विल बी स्मॉलर, या शॉर्टर कहिए ना, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्ट्रॉन्गर होने से ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। एक बात है कि जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, मेटल मेटल बॉन्ड या कोई भी एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है कैटिनेशन प्रॉपर्टी से, तो वो कैटिनेशन शो करेगा। अब यहाँ अगर इस कंसेप्ट को आप लागू करिएगा कि लिथियम कैटिनेशन शो करेगा, तो वो बात नहीं होगी। जहाँ कैटिनेशन शो करेगा वहाँ ये कारण होगा, ये कारण है इसलिए कैटिनेशन शो करेगा नहीं है। पहले बात ये समझना होगा कि चूंकि कैटिनेशन शो कर रहा है कोई एलिमेंट पहले से, तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग होना। और ये अगर कह देते हैं कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो कैटिनेशन शो करेगा, कैटिनेशन शो करने के लिए केवल और केवल बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एक फैक्टर है। जैसे अगर बॉन्ड की बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन सबसे छोटा आइटम है, तो हाइड्रोजन में कैटिनेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कैटिनेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड कहाँ से बनाएगा। इसलिए यहाँ पर हम इसके बेसिस पर कैटिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे
कैटनेशन के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मतलब ये कि पहले कैटनेशन है तब ये कारण है, ये कारण है तब कैटनेशन है, ये नहीं कहेंगे। अदरवाइज ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। और लिथियम के केस में तो एकदम लागू नहीं होगा, हाइड्रोजन के केस में लागू नहीं होगा, तो बहुत सारे केसेस में ये लागू नहीं भी होंगे, नाइट्रोजन के केस में लागू नहीं होगा। तो कैटनेशन शो करने के लिए जहाँ कैटनेशन शो करेगा वहाँ कहेंगे कि चूंकि उसका साइज छोटा है इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, और सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने से कैटनेशन होता है, तो ये बात होगी। जैसे कार्बन अगर कैटनेशन शो करता है तो उसका कारण हम यही देते हैं। तो पहली बात हो गई कि ये इसका क्लोज पैकिंग होगा, क्लोज पैकिंग होगा तो ये बहुत हार्ड होगा, बहुत टफ होगा। और दूसरा कारण हो गया कि जो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड शॉर्टर होगा, छोटा होगा, क्योंकि साइज छोटा है तो शॉर्टर होने से वो स्ट्रॉन्गर होगा, और स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए कैटनेशन शो करता है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं, मैंने आपको आगाह कर दिया, सावधान कर दिया है कि हमको करना क्या है, सावधानी क्या बरतनी है कि कार्बन shows the maximum catenation due to a stronger कार्बन बॉन्ड। चूंकि कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिंगल बॉन्ड के स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कैटनेशन शो करने, कैटनेशन की प्रॉपर्टीज को। मैं यहाँ लिख दे सकता हूँ कि स्ट्रॉन्गर इज द सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द एलिमेंट सिंगल बॉन्ड greater will be the tendency to show कैटनेशन। कैटनेशन शो करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही अधिक होगी। एक बात मैंने स्टार देकर लिख दिया है, इसको याद रखना। तो स्मॉलर साइज होने से एक बात ये हो गई। एक और भी बात हो सकती है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई छोटा आइटम है, उसके चारों तरफ आप कितने आइटम सजा सकते हैं, और वहीं अगर कोई एक बड़ा आइटम है तो उसके चारों तरफ जो आइटम्स सजाए जाएंगे, सराउंडिंग आइटम्स की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये कह देता हूं कि सराउंडिंग एटम्स जो होंगे, सराउंडिंग एटम्स की संख्या यहाँ 4 हो गई, यहाँ सराउंडिंग एटम्स की संख्या 5 हो गई। सराउंडिंग एटम्स की संख्या यहाँ 5 हो गई। तो एक यह भी कंसीक्वेंस है उसका कि अगर कोई आइटम बड़ा है, साइज में बड़ा है, तो उसके सराउंडिंग आइटम्स जो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ज़्यादा होगा। तो एक यह भी हम कंसीक्वेंस निकाल सकते हैं, छोटा साइज होने के कारण ये कंसीक्वेंस। ये दूसरा अगला कंसीक्वेंस हो सकता है कि अगर छोटा साइज है तो उसमें बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्डिंग होगी उसमें, और वह पी पाई बॉन्डिंग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। दिखाते हैं आपको। ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। That affects the molecules in greater extent.
वो ग्रेटर एक्सटेंट में मॉलिक्यूल को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा इस पर हम बात भी करते हैं। ये ग्रेटर एक्सटेंट में मॉलिक्यूल को इफेक्ट करेगा। सेकेंड पीरियड एनोमेली में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पी पाई बॉन्डिंग, इसको समझना है। जैसे बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन हम समझ लेना चाहते हैं। नाइट्रोजन में बॉन्डिंग, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए 1s2 2s2 2p3, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये लिख सकते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यही है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 हुए और यही बॉन्डिंग में भाग ले। इसको जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, रिक्वायर्ड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन px में है और तीसरा इलेक्ट्रॉन py में है। ठीक है, यही तो 3 ऑर्बिटल्स। दूसरे नाइट्रोजन का भी एक pz, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया यहाँ। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। चूंकि साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो ये p ऑर्बिटल्स जो हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स करीब होंगे, और करीब होंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। मैं यहाँ पाई बॉन्ड बना देता हूँ, 2 पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, जिसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड बना, 2 पाई बॉन्ड बना। और ये बना क्यों? छोटे होने के कारण, ड्यू टू स्मॉलर साइज द p orbitals are closer and can undergo overlapping। ये ओवरलैपिंग में जाएगा टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि छोटे साइज होने के कारण ये पाई बॉन्ड बनाया है p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से, इसलिए इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं p पाई बॉन्डिंग या p पाई ओवरलैपिंग, इसको हम कह रहे हैं p पाई बॉन्डिंग। और यह बॉन्डिंग नाइट्रोजन में हो सकता है, लेकिन फास्फोरस में यह बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। फास्फोरस में अगर कहेंगे आप फास्फोरस, तो वो उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फास्फोरस में भी जो बॉन्डिंग होनी है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें, इसमें बॉन्डिंग दिखाना चाहें, तो फास्फोरस में ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑर्बिटल्स दूर होगा, px py pz यहाँ भी है, लेकिन इसमें केस थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है, बड़ा साइज होने से ये ऑर्बिटल्स दूर होंगे, और ऑर्बिटल्स जब दूर होंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग संभव नहीं है,
पी पाई ओवरलैपिंग पॉसिबल यहाँ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी पाई ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल हेयर। यहाँ पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। और यही कारण है कि फास्फोरस में पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो फास्फोरस स्टेबिलिटी पाने के लिए पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी उसी फॉर्म में मिल जाती है। नाइट्रोजन जो है वो N2 बनाकर ही स्टेबल हो जाता है, फास्फोरस P2 बनाकर स्टेबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज स्टेबल एज N2, but phosphorus is not. एज P2 होता ही नहीं है, P4 होता है। और P4 क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कहना ये होगा कि चूंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है तो वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए वो डायटोमिक नहीं होगा। डायटोमिक नहीं होगा तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एक पी पाई बॉन्डिंग का इम्पैक्ट ये हुआ। और पी पाई बॉन्डिंग के इम्पैक्ट होने से अब देखिए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये स्टेबल है, इनर्ट भी है, इस पर किसी का असर भी नहीं होता है। तो जब ये इतनी सारी बातें हैं इसमें, तो नाइट्रोजन डाइएटॉमिक ही स्टेबल होगा, और डाइएटॉमिक होगा तो इसमें दो ही एटम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। जबकि फास्फोरस में P4 होता है, P4 यूनिट में एग्जिस्ट करता है, ये पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक होने से इसमें ये सॉलिड होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ये सॉलिड हो जाएगा, फास्फोरस सॉलिड हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है चूंकि ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देता है, इसलिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का मोस्ट अबंडेंट गैस है। ये भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप कहें, आपसे पूछा जाए द नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आप सीधा से जवाब देंगे ड्यू टू द पी पाई बॉन्डिंग इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 which is the most stable molecule due to presence of triple bond between two atoms. Hence it is the most abundant gas of the atmosphere. तो ये जवाब यहाँ से भी दे सकते हैं। तीसरी बात आप जो लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन को बल्ब में क्यों भरा जाता है, वो इनर्ट क्यों होता है। तो फिर वही बात हो गई कि चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये इनर्ट है, इस पर किसी का अटैक नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का असर नहीं होता, इसलिए ये इनर्ट है। तो नाइट्रोजन इनर्ट के देखिए एक कारण से पी पाई स्मॉलर साइज होने से कितने सारे रीजनिंग एक्सप्लेन हो रहे हैं। केवल एक ही कारण, ये पी पाई बॉन्डिंग हुई, इसलिए इसमें ये बातें हो रही हैं। हम और भी एग्जाम्पल्स पे आएंगे। वैसे ही P4 मॉलिक्यूल जो है, P4 चूंकि पॉलीएटॉमिक है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा फास्फोरस। वो अनस्टेबल होता है, ये बाद की बात है, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन में ये सब बातें होती है। नाइट्रोजन कैटनेशन शो नहीं करता है। नाइट्रोजन हार्डली shows the catenation। नाइट्रोजन कैटनेशन प्रॉपर्टीज बड़े मुश्किल से शो करे, नहीं ही करता है शो। कारण क्या है? तो कारण है फिर इसका स्मॉलर साइज। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना सिंगल, उसके बाद जो px ऑर्बिटल्स हैं और py ऑर्बिटल्स हैं, इनके ऊपर तो इनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने से ये जो सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बिकम्स वीकर, और ये बॉन्ड वीकर हो गया
तो निश्चित रूप से मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड वीकर है तो वो कैटेनेशन शो नहीं कर सकता है। कैटेनेशन शो करने के लिए उनके बीच का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, और यहाँ स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ तो वो कैटेनेशन शो नहीं किया। जबकि फास्फोरस का जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, वो स्टेबल होता है, वो इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि वहाँ कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर है नाइट्रोजन के मुकाबले, और ये कैटेनेशन शो करता है। फास्फोरस कैटेनेशन शो करेगा, और यही कारण है कि फास्फोरस कैटेनेशन शो करके पॉली एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ये है फास्फोरस का स्ट्रक्चर। तो ये बात हुई कि कैटेनेशन शो। मैं आपको ये बता रहा था कि स्मॉलर साइज होने से क्या क्या बातें हो सकती है, और भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं, और भी एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं कि ऑक्सीजन में भी यही केस होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर का, क्यों, तो वहाँ भी यह एक्सप्लेनेशन हमारा काम करेगा। ऑक्सीजन is second most abundant gas of atmosphere। एटमॉस्फेयर का ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है ऑक्सीजन। फिर वही बात है, चूंकि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, तो ऑक्सीजन के बीच में पी पाई बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा तो ये स्ट्रॉन्गर होगा। भले ही नाइट्रोजन से कम स्ट्रॉन्गर हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्गर तो हुआ, और स्ट्रॉन्गर हुआ तो ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस हुआ, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन इतना स्टेबल भी इसीलिए है क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होता है। तीसरी बात कि ऑक्सीजन भी कैटेनेशन शो नहीं करेगा। तो ये सारी बातें हैं। इसमें स्मॉलर साइज होने के कारण इसका जो प्रॉपर्टीज है उस पर कुछ असर पड़ता है। F2 मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन Cl2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन से कम स्टेबल है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि FF बॉन्ड छोटा है लेकिन वीकर है, इज वीकर देन Cl बॉन्ड। ये ऐसा क्यों है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2 और 2p5। तो बॉन्डिंग होगी, फ्लोरीन की बॉन्डिंग हो गई, pz के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हुई और ये बॉन्डिंग हो गई। लेकिन इसके px और py में तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्मॉलर साइज होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से ये बॉन्ड वीकर हो जाएगा। क्यों रिपल्सन क्यों हुआ? स्मॉलर साइज होने के कारण। स्मॉलर साइज है इसलिए रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन हुआ तो बॉन्ड वीकर हो गया। इसलिए कहा जाता है कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन के बॉन्ड एनर्जी से कम होता है। जबकि वहीं अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में साइज बड़ा है, तो क्लोरीन में साइज बड़ा होने से दूर होंगे ये लोन पेयर्स, और लोन पेयर दूर होंगे तो यहाँ रिपल्सन नहीं होगा। अगर लोन पेयर ये दूर है तो रिपल्सन नहीं होगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। तो यही कारण है, ये कहना होगा आपको कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज the lone pairs
the lone pairs are closure and lone pair repulsion makes this bond weaker। ये बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है और उसका कारण है लोन पेयर रिपल्सन। जबकि क्लोरीन में ये लोन पेयर दूर होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस उनके बीच में ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने से रिपल्सन नहीं होगा या कम होगा, तो स्टेबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये सारी बातें हुई स्मॉलर साइज, और भी बहुत सारी बातें हैं। स्मॉलर साइज होने के कारण आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस निगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन के मुकाबले लेस निगेटिव होता है, ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उसका भी कारण आपको समझाया हुआ है स्मॉलर साइज, कि अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं जिसका साइज छोटा है, अगर छोटे साइज के फ्लोरीन में, ये फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन हम इंटर कराएंगे और एक बड़े साइज के क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। कह सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस निगेटिव होगा, और क्लोरीन में ऐसा कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा। तो स्मॉलर साइज होने से क्या क्या बातें हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया। स्मॉलर साइज होने से बहुत सारी बातें और भी हैं, जैसे कार्बन shows the maximum catenation, उसका भी कारण है स्मॉलर साइज। या CO2 इज गैस while SiO2 इज सॉलिड। कारण है कि कार्बन में ऑक्सीजन के साथ छोटा साइज है तो बी पाई बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड बनेगा, ये सेटिस्फाइड हो गया। जबकि सिलिकॉन में ये बॉन्ड डबल नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जब होगा तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा, यह पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाएगा, और पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाने के कारण ये सॉलिड होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिस्क्रीट एक ही मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा, इसलिए वो गैस होगा। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे रीजनिंग्स जो है वो केवल एक रीजन से निकला, और वो क्या था, स्मॉलर साइज। तो जितने भी सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं उनका साइज स्मॉलर है, और स्मॉलर साइज होने के कारण इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज है, इतने सारे एनोमेलस बिहेवियर है, और भी बहुत सारे बिहेवियर आएंगे जिनको आप अपने कंसेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैंने आपको कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिखाया है कि केवल एक छोटा साइज होने के कारण इतनी सारी एनोमेलस बिहेवियर होते हैं। तो ये पहला कारण था, स्मॉलर साइज। दूसरा कारण है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दूसरा कारण है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आप जानते भी हैं कि सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दो, तो दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उसमें डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। ये क्वांटम मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस है कि सेकेंड सेल में डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर द मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड,
सेकेंड पीरियड के मेंबर्स के लिए n का वैल्यू 2 होगा, तो l का वैल्यू होगा 0 और 1। क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम नंबर है, तो m का वैल्यू हो जाएगा 0 और इससे हम m से m को मतलब ही नहीं है। ये हुआ s सबसेल और ये हुआ p सबसेल, मतलब d सबसेल इसमें होगा ही नहीं। d सबसेल नहीं है, इसका मतलब d ऑर्बिटल्स भी नहीं है, इसमें d ऑर्बिटल्स भी नहीं पाए जाते। सेकेंड पीरियड के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें d ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते हैं, खाली भी नहीं पाए जाते हैं। मैं एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूँ कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 1s, ये कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग जानते होंगे, 1s2, 2s2 और 2p3, 2p3, यही तो कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2d होता ही नहीं। लेकिन अगर वहीं इसका बड़ा भाई फॉस्फोरस बात करें इसकी, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 नहीं, 3p3। अगर 3p है तो 3d भी होगा, भले ही वो खाली है लेकिन है तो ये 3d। तो अब जब जरूरत पड़ेगी तो ये d का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके पास तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो d इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो पहली बात एकदम से साफ जाहिर हो गई कि सेकेंड पीरियड के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, और d ऑर्बिटल्स अगर नहीं होते हैं तो वो अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। कह सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals, the members of second period cannot expand their valency, वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। उनकी मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है 4, देयर मैक्सिमम वैलेंसी ये हो सकती है 4। ये 2s और 2p मिला के वैलेंस सेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे वही उसकी वैलेंसी हो सकती है, मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती है। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन का वैलेंसी नाइट्रोजन एंड अदर members of second period cannot expand their valency, वे अपनी वैलेंसी नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे नाइट्रोजन के लिए अगर बात करते हैं आप तो NH4 इज नोन बट NH5 इज नॉट, जबकि PCl3 नोन है, PCl4 प्लस नोन है, PCl5 नोन है, PCl6 माइनस भी नोन है। ये सारे के सारे नोन हैं,
मतलब फास्फोरस अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है। तो बढ़ा के कहाँ ले जाएगा अपनी वैलेंसी? तो देखिए फास्फोरस में चांसेस हैं, जैसे 3s2 वैलेंस सेल केवल मैं लिख रहा हूँ, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली है, लेकिन है 1 2 3 4, ये 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन है, खाली है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। फास्फोरस अपना एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकता है, 3p 1 2 3 1 2 3 4 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अभी इसकी वैलेंसी 5 हो गई, और अगर ये चाहे तो अपनी वैलेंसी 6 कर सकता है, 7 कर सकता है। मतलब इसके पास अभी अवेलेबिलिटी है डी ऑर्बिटल्स की, इसलिए अपनी वैलेंसी ये बढ़ा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी नहीं बढ़ा सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी जो होगी वो 4 होगी, नहीं तो जनरली 3 होती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि दूसरा जो कारण है वो है डी ऑर्बिटल्स का नहीं होना। डी ऑर्बिटल्स के नहीं होने के कारण वो अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, और वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो मैक्सिमम को वैलेंसी उसकी होगी सम ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी होगी मैक्सिमम, और वो वैलेंसी 4 होगी। 2s और 2p, मतलब 2s में 1 और 2p में 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 उसकी वैलेंसी हो सकती है। तो एक बात ये हुई कि वैलेंसी अपना नहीं बढ़ा सकता है। जैसे नाइट्रोजन का केस आपको बताया, वैसे ही बाकी केसेस में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी रिलेटेड रीजनिंग पूछता है कि N3R डबल बॉन्ड R3N डबल बॉन्ड O इज नॉट नोन, ये नोन नहीं है, जबकि R3P डबल बॉन्ड O इज नोन। क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 और 3 5, और यहाँ 5 फास्फोरस की वैलेंसी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है क्योंकि वो अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो सकती है क्योंकि वो अपना वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है। तो डी ऑर्बिटल्स के नहीं होने के कारण ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती है। तो आप जितने भी सेकेंड पीरियड के मेंबर्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, खास करके पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इस पर इतना मैंने जोर दिया और ये आपको समझाया कि ये प्रॉपर्टीज सेकेंड पीरियड एनोमली बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब कुछ बातें हैं जिनको आप अपने इंटेलिजेंसिया के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस वैलेंसी 5 शो कर सकता है, तो PCl5 जो है वो नोन है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया ये तो नोन है, लेकिन pH5 कहीं नहीं देखा होगा आपने, pH5 नोन नहीं है। तो कारण क्या है? तो कहना ये है, वहाँ एक बात थोड़ा सा अंदाज आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो कहना ये है कि चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी सफिशिएंट है कि वो फास्फोरस को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी नहीं है कि वो फास्फोरस के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाए। यही कारण है कि pH5 नोन है, pH3 नोन है लेकिन pH5 नोन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वह फास्फोरस को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा पाए। तो ये बात हुई
कुछ बातें हैं जिसको आप अपने अंदाज से, अपने तरीके से, अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए होना ये है कि जो भी 3-4-5 क्लासेस में आपको नॉलेज दिया गया है, जो बेसिक कंसेप्ट सिखाया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, उसका पूरा का पूरा आपके दिमाग में डाटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तब जाके आप इन सारे के सारे रीजनिंग्स को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। वैलेंसी से रिलेटेड या कंपाउंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं जो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने जो रीजनिंग्स का जो कुछ सवाल दिया था वो आप चाहें तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सब के सब बन जाएंगे। मेरा ये दावा है, निश्चित रूप से सब बन जाएंगे। तो आप उसको एक बार देख लें। पीरियोडिक टेबल में एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप, एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब कि जैसे हम बात करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 की बात कर लीजिए। ग्रुप 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहाँ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। यहाँ है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक। तो कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती, ये इस डायगोनल एलिमेंट से। बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मिलती जुलती होगी। यही केवल बात है। सेकेंड पीरियड के जो मेंबर्स हैं ये खास करके एस ब्लॉक का प्रॉपर्टी है। आप याद रखिए कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो केवल एस ब्लॉक में पाया जाता है। और एस ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं सेकेंड पीरियड के मेंबर, उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज अपने नेक्स्ट मतलब राइट डायगोनल एलिमेंट के आइडेंटिकल, सिमिलर होता है। आइडेंटिकल मत कहिए, सिमिलर होता है कहना है। ये इसको हम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समय तक याद रहे ये आपको कि डायगोनल रिलेशनशिप is found in S block elements। पहली बात, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज है। दूसरी बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स of second period are similar to their right, दाहिने साइड वाला राइट डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। देखिए लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम
आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? पीरियोडिक टेबल में इस ब्लॉक का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। डायगोनल रिलेशनशिप होने का कारण है कि इनका साइज, देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बड़ा होगा, तो इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इनका चार्ज बाई रेडियस रेशियो जो होता है वो सेम होता है, और यही कारण है डायगोनल रिलेशनशिप का। डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसका क्या होगा? पहला, सिमिलर साइज पहली बात, और दूसरा सेम चार्ज बाई रेडियस रेशियो वैल्यू। चार्ज बाई रेडियस का जो वैल्यू होता है वो लगभग सेम होते हैं, और यही कारण है डायगोनल रिलेशनशिप का। तो पीरियोडिक टेबल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब खास करके इस ब्लॉक में आप जाएंगे तो आप वहाँ एक टॉपिक ही पाएंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप किसका? लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती जुलती है। मैग्नीशियम के कंपाउंड भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मैग्नीशियम के कंपाउंड भी अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, जैसे लिथियम के कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। तो वो इस ब्लॉक में जब जब इस ब्लॉक आएगा तो उस समय आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बात हुई कि पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें हुए। पीरियोडिक टेबल को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जो की पॉइंट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने आपको दिया है इन 3-4 लेक्चर्स में। और अगर आप चाहें इसको, अगर आप आत्मसात कर लेते हैं, आप अपने साथ कर लेते हैं, इस सबको समझ जाते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 75% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा भी था कि प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए, मेटलर्जी को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी भी बातें हो सकती है रीजनिंग क्वेश्चंस, उनका एक्सप्लेनेशन आप इन सारे कंसेप्ट के बेसिस पर बड़े आसानी से दे सकते हैं, उनका जवाब लिख सकते हैं, इफिशिएंटली समझ के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि रटने की ज़रूरत है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसको रटा जाए तो फिर वो संभव नहीं है उसको पढ़ना। तो ये बात हुई कि मैंने आपको कुछ क्विक प्रिपरेशन का जो टिप्स देना था वो मैंने दे दिया। आज उसका लास्ट लेक्चर था, लेकिन अभी ये मुहिम जारी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, इस टाइप करके जैसे पीरियोडिक टेबल में हम ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं, तो उसी में जब एस ब्लॉक पढ़ने लगे तो कुछ उसको डेप्थ में समझा दिया जाए, ताकि कुछ एस ब्लॉक का नॉलेज हो जाए, कुछ पी ब्लॉक का नॉलेज हो, कि डी ब्लॉक का नॉलेज हो, कुछ एफ ब्लॉक का नॉलेज हो जाए, और इस तरह से आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाए, और तब फिर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक भी आप आसानी से जब आप लिख पाएंगे। तो मेरा एक एम यही है कि हम आपको एक टूल दें, एक मटेरियल दे दें, ताकि आपके दिमाग में एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाए। फिर जब हम इसको एलैबोरेटिव तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी एक बेसिक कंसेप्ट जो क्विक रिवीजन के लिए होना चाहिए, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अभी जो क्विक प्रिपरेशन की बात थी वो समाप्त हुआ। यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप लिख सकेंगे, और बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट लेक्चर में आशा करता हूँ कि इस ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ही आपको पढ़ाऊँगा, तो फिर उसमें देखा जाएगा जैसा होगा। तब तक आप इसको पढ़ें, तैयार करें, और कोविड से सुरक्षित रहें, घर में स्वस्थ रहें। हाँ, अगर हमारे आप नए व्यूवर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।